सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। एक बादशाह ने ऐलान किया कि जो शख्स झूठ बोलते हुए पकड़ा गया उसको 5 दिनार जुर्माना होगा। अब लोग एक दूसरे के सामने भी डरने लगे कि अगर झूठ बोलते हुए पकड़े गए तो जुर्माना न हो जाए। उधर बादशाह और वजीर भेस बदलकर शहर में घूमने लगे। जब थक गए तो आराम करने की गर्ज से एक ताजिर के पास ठहरे। उसने दोनों को चाय पिलाई। बादशाह ने ताजिर से पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी है? ताजिर ने कहा कि 20 साल। तुम्हारे पास दौलत कितनी है? ताजिर ने जवाब दिया 70,000 दिनार। फिर बादशाह ने पूछा, तुम्हारे बच्चे कितने हैं? ताजिर ने जवाब दिया कि सिर्फ एक बच्चा। अब वापस जब आए बादशाह तो आकर उन्होंने सरकारी दफ्तर में ताजिर के कवाइफ और जायदाद की पड़ताल की तो उसके बयान से मुख्तलिफ निकली। बादशाह ने ताजिर को दरबार में तलब किया और वही 3 सवालात दोहराए। ताजिर ने वही जवाब दिए। बादशाह ने वजीर से कहा कि इस पर 15 दिनार जुर्माना आयद कर दो और सरकारी खजाने में जमा करा दो, क्योंकि इसने 3 झूठ बोले हैं। सरकारी कागजात में इसकी उम्र 35 साल है। इसके पास 70,000 दिनार से ज़्यादा रकम है और इसके 5 लड़के हैं। ताजिर ने कहा कि बादशाह सलामत, ज़िंदगी के 20 साल ही नेकी और ईमानदारी से गुजरे और मैं इसी को अपनी उम्र समझता हूँ। ज़िंदगी में 70,000 दिनार मैंने एक मस्जिद की तामीर में खर्च किए, इसी को मैं अपनी कुल दौलत समझता हूँ। और 4 बच्चे नालायक और बदअखलाक हैं, एक ही बच्चा अच्छा है, उसी को मैं अपना बच्चा समझता हूँ। ये सुनकर बादशाह ने जुर्माने का हुक्म वापस ले लिया और ताजिर से कहा कि हम तुम्हारे जवाब से बहुत खुश हुए हैं। तो वक्त वही शुमार करने के लायक है जो नेक कामों में गुजर जाए, वही दौलत काबिल एतबार है जो राह खुदा में खर्च हो जाए, और औलाद वही है जिसकी आदत नेक हो। अब बात कर लेते हैं मौजूदा हालात की, सियासत की, जहाँ झूठ का कारोबार ज़ोरों शोर से जारी है। सुबह शाम झूठ बोला जाता है, अवाम के सामने झूठ बोला जाता है और धड़ल्ले से बोला जाता है। बात झूठ साबित होने पर शर्म भी नहीं आती, बल्कि फिर एक और झूठ के पीछे छुपने की कोशिश की जाती है। झूठ को छुपाने के लिए एक और झूठ बोला जाता है, फिर एक और झूठ बोला जाता है, और ये झूठ का ये ना ख़त्म होने वाला सिलसिला चलता जाता है, रुकता नहीं। झूठ बोलने वाले समझते हैं कि वो शायद ऐसे बच जाएंगे, खुद को सच्चा साबित कर देंगे, लेकिन ये झूठ आखिर इंसान को ज़लीलो ख्वार ही करता है। कभी काम नहीं आता झूठ, नाकामी की वजह भी बनता है। और कहते हैं झूठ के तो पैर ही नहीं होते। पिछले 2-3 महीने से नाज़रीन हमारे मुल्क में क्या चल रहा है आप भी सोचते होंगे, आपके सामने है। 11 जमातों का इत्तेहाद, 11, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 11 जमातें जो PDM के नाम से जाना जाता है। क्या क्या झूठ बोले इस इत्तेहाद ने, आर या पार, याद है आपको? फैसले की घड़ी वो भी याद होगा, 31 दिसंबर की मोहलत वो भी याद होगी, 31 जनवरी की डेडलाइन वो भी याद होगी। एक एक चीज़ याद है कि ये सब कुछ झूठ निकला। बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो इस इत्तेहाद को अवाम की फलाह की आवाज़ उठानी चाहिए थी, अवाम की फलाह के लिए। इस अपोजिशन इत्तेहाद की तहरीक की बुनियाद अवामी मसाइल होने चाहिए थे। अपोजिशन इत्तेहाद का अगर मकसद गरीब अवाम की तरक्की खुशहाली होता तो वो असल मायनों में हुकूमत पर इस्लाही तनकीद करती और उसको मजबूर करती कि वो इन्हें अवाम के जो बुनियादी हुकूक है वो दे, किसी भी तरह दे। अपोजिशन इत्तेहाद ने महंगाई की आड़ ली, लेकिन हकीकत में अपनी करप्शन को बचाने के लिए हुकूमत को दबाने की, धमकाने की, तड़ियाँ लगाने की हर मुमकिन कोशिश कर डाली। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ मिसाक जमहूरियत की बात करते रहे और हुकूमत को मिल बैठकर मुआशी इस्लाहात करने की दावत देते रहे, लेकिन या तो अपोजिशन लीडर सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए बात करते रहे या फिर नून लीग के कायद और नून लीग की नायब सदर के हाथों मजबूर होकर बेचारे खामोश हो गए। क्योंकि नून लीग के कायद और उनकी साहिबजादी ने कभी भी हुकूमत के साथ मिल बैठने की बात ही नहीं की। उनका तो मकसद ही कुछ और है, सबको पता है। कभी अवाम के मसाइल पर बात नहीं की, क्योंकि अवाम के मसाइल तरजीहात में है ही नहीं, अब्बा जी और बेटी के। अपोजिशन का मकसद सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की महंगाई को कंट्रोल ना करने वाले जोन पर हमला करके एक तीर से 2 शिकार करने की कोशिश करना था। एक शिकार ये कि अवाम ने ये तासुर देना कि हुकूमत नाअहल है, निकम्मी है, इसमें अवामी मसाइल हल करने की सलाहियत नहीं है, और अपोजिशन इस हुकूमत को घर भेजकर अवाम के मसाइल को, बेसिकली अवाम के मसाइल को हल करने वाली हुकूमत तश्कील देगी। और दूसरा, महंगाई का शोर मचाकर अपोजिशन इत्तेहाद अपनी करप्शन और केसेस से बचने के लिए हुकूमत पर हर महाज पर प्रेशर या दबाव बढ़ाना चाहती थी। लेकिन हुकूमत अपना काम करती रही और उसने एहतसाब के इदारों को खुलकर काम करने दिया। अब ऐसे में अपोजिशन ने हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश की,
और जब हुकूमत अपोजिशन के किसी दबाव में, किसी प्रेशर में नहीं आई तो पीडीएम और बिलखुसूस नून लीग ने इदारों के खिलाफ महाजराई शुरू कर दी और अवामी हलकों में खुद को मजलूम साबित करने की कोशिश की कि इनके खिलाफ साजिश की जा रही है, बड़ी साजिश। फिर नून लीग और पीडीएम हुकूमत और इदारों को बदनाम करने की हद तक इतनी आगे निकल चली गई कि खुद को अपना इमेज खराब करके बैठ गई। अब पीडीएम ने इदारों और हुकूमत को लड़ाने का खतरनाक खेल खेला, लेकिन पीडीएम के लिए खुद ही खतरात पैदा हो गए, यानी खुद हुदा था उसमें खुद ही गिरने लगे। ऑपोजिशन इत्तेहाद के फौज मुखालिफ बयानिए ने इनके जलसे नाकाम कर दिए, बुरी तरह से पिट गए, इनके जलसे फ्लॉप हो गए और इसके बाद पीडीएम की सफ़ों में ना सिर्फ फूट पड़ने लगी बल्कि इनका मोराल भी इतना गिरता चला गया कि इनको समझ ही नहीं आई कि पहले असेंबली से इस्तीफे दें या फिर मार्च करें। अब मार्च पे भी तारीख पर तारीख दी गई, तारीखें तब्दील की गई, लेकिन ना इस सियासी शादी की कोई तारीख मुकर्रर हो सकी और ना इस मार्च के बाराती बारात लेकर हुकूमत के इस्तीफे लेने के लिए पहुंच सके। मौलाना फजल रहमान साहब का क्लिप होगा, टीम ज़रा चलाइएगा। दिसंबर भी गुजर गया, जनवरी भी गुजर गया, अब फरवरी चढ़ चुका है, लेकिन अपोजिशन इत्तेहाद हुकूमत के खिलाफ कोई चांद नहीं चढ़ा सकी। हालांकि दावे कितने बड़े बड़े थे, बल्कि उल्टा इनके अपने वजूद के लिए ख़तरे की बाकायदा घंटी बज गई है। पीडीएम डूब रही है, अभी डूबी नहीं है, लेकिन जल्द पीडीएम अपने अंजाम को पहुंचती हुई दिखाई ज़रूर दे रही है। ऑपोजिशन इत्तेहाद में हर जमात का एक अलग नज़रिया आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। हर जमात का अपना अपना ही कुछ चल रहा है दिमाग में, अपना अपना को मुफाद लेके बैठे हुए हैं। ये बस मकसद एक है कि किसी ना किसी तरह हुकूमत घर चली जाए ताकि इनके मकासद हल हो सकें, अपने अपनी जो इनकी दाल है वो गल सके, ये मकसद है। और अपने केसेस से इन सब को इंडिविजुअली निजात हासिल हो जाए। पीडीएम के जो सरबराह है वो हुकूमत को घर भेजकर क्या चाहते हैं, एंट्री चाहते हैं। कहाँ पे आप सबको पता है, मिनिस्टर इनक्लेव में। लाखों की लस्सियाँ पीने वाले बंदे को कहाँ सुकून मिलेगा, मिनिस्टर इनक्लेव के मज़े चाहिए दोबारा मौलाना साहब को। नून लीग अपने कायद को वज़ीर आज़म हाउस पहुँचाना चाहती है, किसी तरह वज़ीर आज़म हाउस में पहुँच जाए वो बंदा, चाहे इसके लिए कोई भी रास्ता इख्तियार करना पड़े, चलेगा, दौड़ेगा। लेकिन पीडीएम में जो मौजूद पीपल्स पार्टी है वो गैर आइनी रास्ते पर चलने की मुखालिफत कर रही है। यानी इन पार्टियों में अगर कोई पार्टी बेहतर किरदार अदा करी तो पीपल्स पार्टी विदाउट एनी डाउट, बगैर किसी शक व शुबे के। यही वजह है कि जेयूआई और नून लीग पीपल्स पार्टी से बहुत खफा हैं, नाराज़ हैं, क्योंकि पीडीएम में शामिल ये जो दोनों बड़ी जमातें हैं ये पीपल्स पार्टी के ज़ोर पे एक्चुअली हुकूमत को टफ टाइम देना चाहती थी, सबको पता है। लेकिन पीडीएम की जो कश्ती मफादात के भंवर में फंस चुकी है, अपना अपना बयानिया इस इत्तेहाद में आप कह लें कि फसाद डाल चुका है। पीडीएम के सरबरा बिलावल की समझदाराना कह लें, सूझबूझ वाली जो हिकमत अमली है, स्ट्रैटेजी है, मेचोरिटी है, उसको ठंडे दिमाग से समझने की बजाय मुल्क में सिर्फ और सिर्फ इंतशार चाहते हैं, गर्मा गर्मी चाहते हैं कि किसी तरह इंतशार हो जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए। जैसे कि उन्होंने पहले भी हुकूमत के खिलाफ धरना दिया था, आपको याद होगा, और उस वक्त हुकूमत को आए हुए ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ था, ये भी आपको याद होगा। अब उस वक्त अपोजिशन लीडर और पीपल्स पार्टी ने आपको याद है कि इनको बज़ाहिर तसल्ली दी कि जेयूआई के सरबराह कदम बढ़ाएं, वो उनके साथ है। लेकिन जब जेयूआई के सरबराह ने पीछे मुड़कर देखा तो उनको कोई नज़र ही नहीं आया उनके साथ, क्योंकि उनके साथ खुद हाथ हो चुका था। यानी कह सकते हैं कि मैं और मेरे साथ भी मैं, ऐसी वाली सिचुएशन थी कि मौलाना साहब और मौलाना साहब के साथ भी मौलाना साहब, ये सिचुएशन थी। अब इस बार पीडीएम के सरबराह हुकूमत से इस्तीफे लेने के चक्कर में लॉन्ग मार्च का चक्कर लगाना चाहते हैं। लगा के देख लें, चक्कर लगाने से किसने मना किया है, खुद ना चक्कर आ जाइएगा बस। लेकिन इनकी जो अपनी टीम है ना, उसकी एक्चुअली जो गिनती है ना वो पूरी नहीं हो रही। समझते हैं ना आज गिनती पूरी होना क्या होता है, वो गिनती पूरी नहीं हो रही। अब नून लीग की अगर बात करें तो वो भी जो हुकूमत के, हम कह सकते हैं कि हुकूमत को चाहते हैं कि किसी तरह ना आर पार वाली सिचुएशन में डाला जाए। लेकिन क्या करें कि वो कहते हैं ना कि दिल के अरमान हर बार आंसू में बह जाते हैं। इनका बड़ा बुरा टाइम चल रहा है लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा। ये ज़रा क्लिप देखिएगा जी। तो नून लीग 13 दिसंबर को मीनार पाकिस्तान लाहौर में आर या पार करना चाहती थी। पता नहीं किस चीज़ का नाम इन्होंने आर और पार रखा हुआ है। हम बचपन से जो आर पार पढ़ते हैं वो कुछ और ही था, क्योंकि ना हमने आर देखा जो हमने पढ़ा हुआ था और ना वो पार देखा जो हमें समझ आता था। कोई और ही वखरा किस्म का आर और पार था जो ये करते रहे, शायद करके चले भी गए, कामयाब भी हो गए शायद अपने आप में। अब हुकूमत क्योंकि नाज़िन वहीं की वहीं रही और पीडीएम मुसलसल हार का शिकार होती चली गई, तो लिहाजा आर या पार की समझ मुझे तो नहीं आई। अगर किसी को है तो मुझे प्लीज़ समझा दीजिएगा। अब नून लीग की जो नायब सदर है उन्होंने क्या कहा कि सारी जिम्मेदारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लाहौरियों पर आयद होती है। लेकिन जिंदा दिलाने लाहौर ऐसे नहीं कहा जाता। हम लाहौरियों को जिंदा दिलाने लाहौर ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया, प्रैक्टिकली ज़बानी जमा खर्च नहीं किया। प्रैक्टिकली इनको बताया कि हाँ भाई हम जिंदा दिलाने लाहौर हैं, बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं, बड़े जिम्मेदार हैं।
क्योंकि करप्शन के जो केसेस हैं ऑपोजिशन के, उनका बोझ उठाने से इनकार कर दिया लाहौरियों ने, तो हुए ना जिंदा दिलाने लाहौर। नून लीग कहती रही कि हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं, लेकिन दरअसल जो पीडीएम है ना, इसकी अपनी सांसें गिनी जा चुकी हैं। ये हकीकत है, जिसको ये जितनी जल्दी कबूल कर ले इनका अपना फ़ायदा है, क्योंकि देर से जब हकीकत कबूल की जाती है ना तो बड़ा दुख होता है, तकलीफ होती है। पीडीएम यकीनी तौर पर आखिरी सांसें ले रही है। 31 जनवरी भी गुजर गई, लेकिन नून लीग हुकूमत से इस्तीफ़े नहीं ले सकी, और जब इस्तीफ़े नहीं ले सकी तो क्या अब इस्तीफ़े देने को तैयार होगी? पीपल्स पार्टी ने तो साफ साफ कह दिया, क्लियरली कह दिया कि वो कोई इस्तीफ़े नहीं देने वाली। तो वैसे में अकेले, वो क्या कहते हैं, तने तनहा नून लीग को JUI जो है वो इस्तीफ़े देकर हुकूमत का तख्ता कैसे उलट सकती है? तो नामुमकिन है, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, एक काम ये ज़रूर कर सकते हैं, अपना नुकसान ऑलरेडी काफ़ी कर चुके हैं, अगर मज़ीद करना चाहते हैं वो भी करें, मुबारक उनको उनका नुकसान। और नून लीग ने बहुत ललकार कर कहा था कि हम इस्तीफ़े हुकूमत के मुंह पे मारेंगे, याद होगा आपको। लेकिन शायद मेरे ख्याल से अब सिचुएशन ये कि अपोजिशन को हुकूमत का मुंह नहीं मिल रहा, इसीलिए इस्तीफ़े नहीं मारे गए मुंह के ऊपर। नून लीग ने पीडीएम के ज़ोर पर इदारों को अपने निशाने पर रखा और इन पर एक के बाद एक तनकीद के निश्तर बरसाए, लेकिन इनके हाथ फिर कुछ ना आ सका। अवामी हल्के इन्हें रियासती इदारों के खिलाफ साजिश करने वाला करार दे रहे हैं, और अवाम ने अपोजिशन इत्तेहाद की मुल्क के सलामती इदारों के खिलाफ मुल्क दुश्मन सियासत को बाकायदा दफन कर दिए, और पीडीएम के हाथ खाली हैं, बिल्कुल खाली हैं। नून लीग को ये बात कबूल नहीं कि वो खाली हाथ रह जाए, इसीलिए वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से इंतकाम लेने और अपनी जो नाकामी की फ्रस्ट्रेशन है ना, उसमें ज़ातियात पर उतर आई है। ये क्लिप होगा, एक टीम ज़रा चलाइएगा। कहते हैं कि पीडीएम ने अपने, कहते हैं, सारे कार्ड्स खेल लिए, सारे पत्ते खेल लिए, और इस खेल में जब वो बुरे तरीके से पिट गई, नाकाम हो गई, तो अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल जो नून लीग है उसकी आंखों में जैसे कहते हैं ना खून उतर आया, वो सिचुएशन है इस टाइम पे। नून लीग की जानिब जब देखा जाए, नून लीग की जब हम कहें कि सुनी ना गई, तो वो ज़बरदस्ती, वो कहते हैं ना सुनाने के लिए कहते हैं, जब आपकी कोई सुनता नहीं है तो आपकी जानिब से ऐसा रिएक्शन आता है कि आप ज़बरदस्ती कहते हैं कि कोई सुने मेरी, और फिर आप किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक गिरने को तैयार हो सकते हैं। वो सिचुएशन इस टाइम पे नून लीग की। नून लीग वोट को इज्जत दो की बात करती है, लेकिन औरतों को इज्जत देना भूल जाती है। अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से सवाल पूछा गया कि नून लीग की नायब सदर आपके बारे में बहुत कुछ कह देती हैं, बगैर सोचे समझे गलत ज़बान इस्तेमाल करती हैं, आप इस बारे में क्या कहेंगे? तो खान साहब ने मुझे कहना चाहिए कि बड़े ज़र्फ़ का मुज़ाहरा किया। हमारे प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है इमरान खान साहब, उन्होंने प्रैक्टिकली, ज़बानी जमा खर्च नहीं, प्रैक्टिकली बड़े ज़र्फ़ का मुज़ाहरा किया, और उन्होंने क्या कहा कि ये औरत हैं, मेरा इनसे कोई मुकाबला नहीं है। जबकि नून लीग के कायद ने अपनी मुखालिफ खातून रहनुमा की किस तरह से किरदार कुशी की, आपको याद है। अब ख्वाजा आसिफ ने किस तरह से, आपको याद होगा, शीरी मज़ारी के खिलाफ नामुनासिब कलमात कहे थे, किसको भूल सकता है। आबिद शेर अली, तलाल चौधरी, कितने नाम हैं। लीगी रहनुमा, इतने ज़्यादा तादाद में इस तरह के लोग मौजूद हैं जिन्होंने खातून सियासी जो रहनुमा हैं उनके खिलाफ किस किस तरह के नाजेबा कलमात कहे, ना बोलने से पहले सोचा, ना बोलने के बाद उनको कुछ शर्म आई, सबके सामने। अब एक खातून सियासी रहनुमा जिनका नाम है मरियम औरंगज़ेब, उन्होंने औरत होते हुए दूसरी औरत का ख्याल नहीं किया, और सिर्फ अपनी नाकामी और फ्रस्ट्रेशन में, या फिर यूँ कह ले कि बुग़्ज़े इमरान में उनकी बहन के खिलाफ अफजल खोखर को लुकमे दिए, इसको लुकमे देना कहते हैं ना, जो देती रही है, उनसे बयान दिलवाया। अब सच ये कि नून लीग ने गलतियों से अब तक कुछ शायद नहीं सीखा। अक्लमंद वो होता है जो गलती तो हर इंसान कर सकता है ना, इंसान तो खता का पुतला है, कोई फरिश्ता तो है नहीं, लेकिन अक्लमंद इंसान वो जो गलती से सीखे, सबक सीखे। लेकिन इन्होंने अपनी गलती से सबक नहीं सीखा, इन्होंने सिर्फ सबक पढ़ाने का, वो कहते हैं, ठेका लिया हुआ है, और इस उस्तादी के चक्कर में इन्होंने पूरे पीडीएम के गुब्बारे से हवा निकाल दी। इनको सिर्फ और सिर्फ एनआरओ चाहिए, इसीलिए ये हुकूमत को कभी अलीमा खान का नाम लेकर दबाना चाहते हैं, कभी फॉरेन फंडिंग को लेकर हुकूमत को शिकंजे में कसना चाहते हैं। अब माजी में भी इन्होंने FATF बिल्स की मंजूरी के वक्त हुकूमत को ब्लैकमेल किया था, आपको याद होगा। ये इमरान खान साहब का क्लिप होगा, टीम ज़रा चलाइएगा। अच्छा, जब अपोजिशन से एहतसाब के दायरे हिसाब किताब मांगते थे तो वो क्या कहते हैं, सवाल गंदुम और जवाब चना मिलता था। अपोजिशन इसको सियासी इंतकाम करार देती रही, और अपोजिशन ने हुकूमत से एनआरओ मांगा कि अगर डील कर ली जाती है तो फिर FATF बिल की मंजूरी में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कहते रहे कि किसी के दबाव में आकर एनआरओ नहीं मिलने वाला, कोई चक्कर नहीं है, एनआरओ नहीं दूंगा। फिर अपोजिशन जमातों ने FATF बिल की मुखालफत शुरू कर दी, और ये तक ना सोचा इन लोगों ने कि अगर मुल्क ब्लैक लिस्ट में चला गया तो फिर
नुकसान किसका होगा? इनके अपने मुल्क का होगा। पाकिस्तान कभी भी मुआशी एतबार से ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन ऑपोजिशन को मुल्क से क्या लेना देना, अवाम से क्या लेना, आवामी मुफाद से क्या लेना देना, कोई गर्ज ही नहीं है, कोई चक्कर ही नहीं है, अपने जाती मुफाद बस, और कुछ नहीं इनकी तरजीहात में आता। बच्चा बच्चा बात जानता है, प्रैक्टिकली उन्होंने खुद साबित किया, वो करके दिखाएं। इसीलिए नून लीग और JUI ने हुकूमत के खिलाफ हर गैर आईनी इकदाम उठाया और यही मुनासिब समझा क्योंकि इनका फ़ायदा था उसमें। लेकिन पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत की पटरी पर चलना ही मुनासिब समझा, तभी बिलावल ने वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने का ऐलान किया है। और इस बात पे बिलावल की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, दिल से तारीफ़ करने को दिल चाहता है बिलावल की। देखिएगा क्लिप। अब जो सियासी हल्के हैं ना बिलावल के इस बयान पर, पता क्या कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो को इतना एतमाद कैसे है कि वो अदम एतमाद की जो तहरीक है वो ला सकें और वज़ीर आज़म को घर भेज सकें। नंबर ऑफ गेम की बात करें तो पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI समेत दीगर अपोजिशन जमातें अगर मिल भी जाती हैं तो भी वो तहरीक आदम एतमाद में कामयाब नहीं हो सकेंगी। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी अपोजिशन जमातों के साथ साथ हुकूमत की इत्तेहादी जमातें भी साथ मिला ले, यानी काफ लीग, MQM पाकिस्तान, इनके साथ हो जाए तो फिर वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो सकती है। और शायद बिलावल को ये उम्मीद है कि वो हुकूमत की इत्तेहादी जमातों को अपने साथ मिला लेंगे और इसीलिए वो तहरीक के अदम एतमाद लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पुरुमीद नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। जैसा कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ अदम एतमाद लाने के वक्त अपोजिशन के पास अक्सरियत थी, आपको याद होगा, लेकिन इसके बावजूद वो सादिक संजरानी को उनकी सीट से महरूम ना कर सकी। अब ऐसे में मुमकिन है कि अपोजिशन के पास तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए अक्सरियत हो जाए और वो कोई बड़ा सरप्राइज़ देने में कामयाब हो जाए। लेकिन नून लीग कहती है कि अगर बिलावल के पास अक्सरियत है तो वो अदम एतमाद की तहरीक ले आए। अब इससे जाहिर है कि नून लीग बिलावल जरदारी की अदम एतमाद की तहरीक लाने की तजवीज़ पर खुश नहीं है और इस पर भी वो रुकावटें डाल सकती है, क्योंकि नून लीग के अपने चक्कर हैं और वो इनको पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। झूठे दावे तो पहले ही कर चुकी है, लेकिन झूठ के कहते हैं ना पाँव नहीं होते, झूठ खुद ब खुद बाहर आ जाता है, एक्सपोज हो जाता है। इसीलिए अपोजिशन का झूठ और अवाम की आंखों में धूल झोंकने का जो खेल है वो अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। वो तहरीक जो बड़े ज़ोरों शोर से शुरू हुई थी, बड़े बड़े दावे किए गए थे, आर या पार होने के दावे, फैसला कुन घड़ी जैसे दावे, इस्तीफ़ों को एटम बम करार दिया गया था, लेकिन इतने महीने की मेहनत का नतीजा क्या निकला? अवाम को कोरोना के सामने रखकर जलसे करने का आखिर फ़ायदा क्या हुआ? इस्तीफ़े लेकर जेब में ही रखने थे तो फिर अवाम को जलसों में क्यों इतना जलील किया? ज़िमनी इलेक्शन, सेनेट इलेक्शन में हिस्सा ही लेना था तो फिर हुकूमत से क्यों इस्तीफ़ा मांगा गया? अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे आखिर क्यों लगाया गया? PDM की तहरीक मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, बस कहते हैं कि ऐलान होना बाकी है। क्या ये तज्ज़िये और तबसरे दुरुस्त हैं? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन उसामा गाजी और नुमाइंदा खुसूसी सदीक जान। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सदीक, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये जो इस्तीफ़ा लेने निकले थे अब ये देने पर आ गए, नए इंतखाबात का मुतालिबा था, फिर ज़िमनी इंतखाबात, फिर सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला सामने आया। आप क्या समझते हैं PDM आखिर चाहती क्या है? चाहती तो वो बहुत कुछ थी, लेकिन ज़बरदस्ती की शादी नहीं चल सकती। ये ज़बरदस्ती की शादी थी, ये एक अजीबोगरीब इत्तेहाद था। और एक आपको पता है कि इंतहाई सेकुलर और लिबरल जमात, एक जो है वो इस सियासी जदोजहद को जिहाद का नाम दे रही थी और पीछे हटने को गुनाह कबीरा करार दे रही थी। और फिर इनमें से हर एक अपने मफाद के लिए लड़ रहा था, इनमें से हर एक अपना उल्लू सीधा करने के लिए चल रहा था, इनमें से हर एक अपने हिस्से की डील लेने की कोशिश में था। इनका कोई नज़रियाती ताल्लुक तो था नहीं, एक मफाद के लिए थे, NRO के लिए थे, डील के लिए थे, ढील के लिए थे, फ़ायदे के लिए थे, करप्शन के लिए थे, केसेस के लिए थे, इन तमाम चीज़ों के लिए थे। और तीनों एक दूसरे को, तीनों क्या, वैसे तो 11 जमातें थी, मेन 3 इसमें प्लेयर थे, यकीन करें सारे एक दूसरे को बेचना चाहते थे। उनकी कोशिश थी कि वो बाकियों को बेच के अपना मामला सेट कर लें, दूसरे ने कहा वो बाकियों को बेच के वो अपने केसेस सेटल करवा ले। सब एक दूसरे को बेचना चाहते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको अवामी सपोर्ट हासिल नहीं थी। इन्होंने ये गलत समझा कि हमें अवामी सपोर्ट हासिल है। फिर इनसे सबसे बड़ी जो गलती हुई वो ये हुई कि इन्होंने फ़ौज के खिलाफ महाजराई की, इन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज को कमज़ोर करने की कोशिश की, इन्होंने पाकिस्तान के अवाम का पाकिस्तान की फ़ौज से रिश्ता कमज़ोर करने की कोशिश की, इन्होंने इदारों को गालियाँ दी, इन्होंने फ़ौज की क़यादत को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की, इन्होंने बैरूनी एजेंडे को फैलाने की कोशिश की, जिस वजह से अवाम ने इनके एजेंडे पे लैब बैक नहीं कहा, इनकी आवाज़ पर लैब बैक नहीं कहा।
इनके साथ अवाम नहीं निकले, इनके अपने कारकुनान भी थक चुके हैं, इनके अपने एमएनए थक चुके हैं, इनके अपने सियासी लीडर्स थक चुके हैं, इवन के ये खुद थक चुके हैं। आप देख लें बिलावल आखिरी 5-6 इवेंट्स में नहीं थे और फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी को नजर आ रहा है कि ये जिस तरफ जा रहे हैं वो तबाही और बर्बादी की तरफ वो रास्ता जाता है, इसलिए वो इनके साथ नहीं है। फिर आप देख लें मौलाना साहब को बेनज़ीर की बरसी पे नहीं बुलाया गया, मौलाना साहब को बख्तावर की शादी पे नहीं बुलाया गया, बिलावल साहब हैं वो इधर जलसों में नहीं आ रहे, एक दूसरे से साथ बात करके अब गवारा नहीं करते, ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ कैमरा एक दूसरे के खिलाफ मीडिया को खबरें फीड कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ खबरें लीक कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ खुल के बात कर रहे हैं। तो ये सारी जो सूरत हाल है इसमें बिल्कुल आपने जैसे कहा वेंटिलेटर पर इस वक्त है PDM, मसनूई सांस इसको दिया जा रहा है, इसकी डेथ हो चुकी है, इसकी सियासी मौत वाक़ई हो चुकी है, लेकिन इसको मसनूई सांस पे रखा हुआ है। इस वेंटिलेटर पे आप इसको 10 दिन रखेंगे, 10 दिन दिल चलता रहेगा इस तहरीक का, महीना रखेंगे, 6 महीने रखेंगे, ये इसी तरह से चलता रहेगा। और ये कौमे में जो पड़ी हुई है, जैसे ही आप इसका वेंटिलेटर उतारेंगे इस PDM की सियासी मौत जो है वो डिक्लेयर हो जाएगी। सियासी मौत डिक्लेयर करनी है, हो चुकी है, लेकिन मसनूई सांस पे ये जिंदा है, दिल चल रहा है, जिंदा भी नहीं है, बस ऊपर से बस एक है कि अपने दिल की तसल्ली के लिए। तो मामला इनका खत्म हो चुका है, अब कोई ये वो अपना भरम कायम रखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलें ठीक है जी। सदीक को भी सुना आपने। उसामा गाजी साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। खोखर पैलेस के बाद ख्वाजा आसिफ की जो हाउसिंग सोसाइटी है वो गिरा दी गई है। हुकूमत कहती है कि वो कब्जा माफिया से सरकारी ज़मीन जो है वह गुजार कर आ रही है। अपोजिशन कहती है कि ये इंतकामी कार्रवाई है, इसके खिलाफ हम अदालत में जाएंगे। अब इस सारे मामले को आप कैसे देखते हैं? तो अदालत जाए ना, किसने रोका है? अदालत क्यों नहीं जा रही, यही तो मसला है। ये अदालत जाएं और इनके पास जो पेपर्स हैं वो दिखाएं। अब मसला ये है कि जब आपने खुद एक हाउसिंग सोसाइटी अप्रूव करवाई, अब वो अप्रूव हो चुकी 2017 में हो गई, ठीक है, नूरी का दौर था, जैसे भी करवा ली, छोड़ दें जी, हो गई। अब कहाँ लिखा है कि उसमें जो पब्लिक पार्क होगा, उसमें जो कब्रिस्तान होगा, जो आप जब भी कोई सोसाइटी अप्रूव करवाने जाते हैं तो तभी अप्रूव होगी जब देखा जाएगा आपने पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए हैं, इतनी सड़क होनी चाहिए, इतना उसमें पार्क होना चाहिए, ये सब। वहां पर आप पार्क में बना लेंगे 4 मंजिला बिल्डिंग, आप समझेंगे जनाब ये तो हमें विरसे में मिला हुआ है सारा पाकिस्तान, ये हमारी जागीर है, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो है वो वजीर है, अब जो मर्जी करें। नवाज शरीफ साहब ने थोड़ी देखना है, उन्होंने आंखें बंद रखनी है कि जाओ ये सारा सियालकोट तुम्हें दिया, पूरा सियालकोट तुम्हारा है, पूरा शेखुपुरा मियां जवेद लतीफ का है, पूरा लाहौर खोखर बरादरान का है, जाओ बस हमें अपना हमारा हिस्सा देते रहो, करोड़ों रुपए के फंड्स दे दो, जो भी जमीन बनेगी उसमें हमें हिस्सा दे दो, सारा कुछ वो जाएगा, उसमें कट्स जाएंगे, चाइना कटिंग, यहाँ तो ये पता नहीं इसको शरीफ कटिंग कहेंगे क्या। तो जब ये हो रहा होगा तो जब नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी, अगर वो इस चीज को देखेगी, आप समझते हैं कि सारी उम्र आपकी गवर्नमेंट रहनी है, तो उसमें तो फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर फॉलो नहीं है तो फिर यही होगा, वो जाकर बिल्डिंग गिरा देंगे। आप जाएं सुप्रीम कोर्ट, आप जाएं हाई कोर्ट, लेकर जाए ना, कंटेम्प्ट करवाएं, इसको स्टे नहीं हो सकता था क्या, वरना किसकी जरूरत थी वहां पर जाते। और ये भी झूठ है जी, स्टे ले लिया, फलान ले लिया, तो फिर कंटेम्प्ट हो जाती है। जो खोखर पैलेस का ये कहते हैं कि वो गिराया गया, खोखर पैलेस तो खैर वहीं का वहीं है, साथ उसके जो इर्द गिर्द घर थे उनके रिश्तेदारों वगैरह के जो सरकारी जमीन पर बनाए गए थे वो वागुजार करवाया गया है। अब ये असल में ये जो PDM बनी थी, ये सारा कुछ हुआ था। अगर आप देखिए अचानक किस तरह से इनको ख्याल आ गया था कि फजलुर रहमान साहब जब निकले थे उसके बाद इनको झंझोड़ा भी था, तब कुछ नहीं हुआ। ये यही था कि ये नोटिस चल रहे थे, इनको भी पता था, इनके लोग अंदर भी बैठे हुए हैं कि जनाब ये सब कुछ होने वाला है, जोर लगा लें। और बहुत सी भी चीजें थी, उनमें यह भी शामिल था कि हम इतना जोर लगा दें कि इमरान खान डर जाए कि यार ये काम ना करना वरना फिर देखो हम क्या करें। अब वो भरम भी जाता रहा। अब अगले 2.5 साल मौजें इन्होंने करवा दी है तहरीक इंसाफ की और इमरान खान की कि जनाब 11 मिलकर भी कुछ नहीं कर सके, तो अब इन्होंने क्या करना है, तो उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ा दिया। जाहिर है उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। आप 11 जमातें मिलकर नहीं कुछ कर सकी, रह क्या आपने 31 जनवरी की डेडलाइन दी, इमरान खान रहेगा नहीं, ये दिसंबर तक की बड़ी बातें। हाँ जी, कि ये तो जनवरी का सूरज नहीं देखेगा। फिर इंटरव्यूज आप देख लें, फिर साफियों की पेशेगोइयां देख लें कि ये जा रहा है, कुछ ना कुछ होने वाला है। ये क्या अच्छा, आगे भी कुछ कह रहे हैं ना, जैसे 31 जनवरी की डेडलाइन दी थी उसामा गाजी साहब, अब कह रहे हैं 4 फरवरी को अपोजिशन जो अहम इजलास करने जा रही है, इस इजलास के बारे में बड़ा कुछ कहा जा रहा है कि बड़े फैसले हो सकते हैं। क्या लॉन्ग मार्च की हिम्मत करेगी वो अपोजिशन, आपको लगता है? लॉन्ग मार्च इसी तरह का कुछ तो करना है ना। अब अगर वो टाइम पास करेंगे, जाके कुछ तो दिखाएंगे ना, हमने लॉन्ग मार्च किया, देखो हम आइंदा भी आ सकते हैं, निकलो अब चलो जी वापस। यानी पंजाबी में कहते हैं गोंगलू से मिट्टी झाड़ना, कुछ तो अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना है। इस्तीफे थे वो नहीं आए। अब देखिए वो जो नाजायज पार्लियामेंट थी, वो हराम पार्लियामेंट थी, अब वो ये जनाब कि वो नाहलों से भर जाएगी, इसलिए हमने उसमें आना है, उसको जायज बनाना है। ठीक है। अच्छा, आपकी तरफ आरियो सदीक, यानी हम कैसे थे फेस सेविंग अब करना चाह रही है ऑपोजिशन के, इतने बड़े दावे कर लिए, अब इतने बड़े दावे कर लिए कि अब लग रहा है कि बहुत ज्यादा जलील हो जाएंगे, तो कुछ तो करके दिखाना है ना, तो कर लेंगे कुछ ना कुछ। जी बिल्कुल, मैं उस पर आता हूँ, लेकिन मैं आपको पहले जो आपने उसामा भाई से सवाल किया था ये खोखर पैलेस के हवाले से, इस हवाले से जो ये मैंने नाम लिखा हुआ है आसिफ अफजल भट्टी साहब हैं, एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब हैं। मेरी उनसे बात हुई थी जब ये केस चला और मीडिया पे एक ऐसे तासुर दिया गया कि जैसे कोई बहुत बड़ा जो है वो बहुत खिलाफ फैसला आ गया पंजाब हुकूमत के,
और खोखर बरादरान को बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया। तो उन्होंने जो एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब हैं आसिफ जो अफजल भट्टी साहब हैं, उन्होंने ये बताया था कि ये गए थे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की दरख्वास्त लेकर। वो कहते हैं कि अगर ये साबित हो जाता कि हमने बिल्कुल गलत कार्रवाई की है, फिर इनकी दरख्वास्त एक्सेप्ट हो जाती। और इनकी दरख्वास्त तो यही थी कि जो कार्रवाई करने वाले थे इन्होंने तौहीन अदालत की है और तौहीन अदालत में इन सारों को जेल भेज दें, जितने भी इंतजामी के लोग थे, जितने भी अफसरान थे, जितने भी अहकाम देने वाले थे, लेकिन अदालत ने ऐसा नहीं किया। दूसरा ये है कि खोखर बरादरान के बारे में सबको पता है, लाहौर में बच्चे बच्चे को पता है, और इस मामले में भी वो तो जो एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब थे वो कॉन्फिडेंट थे कि हम सिविल कोर्ट से इसका स्टे जो है वो ख़त्म करवाएंगे और उसके बाद ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। जहाँ तक पीडीएम की आपने बात की, पीडीएम का देखें अब मसला ये है कि 4 को ये क्या करेंगे। जो जैसे उसामा भाई ने कहा लॉन्ग मार्च तो ये करना चाहेंगे और करेंगे, उसके ऊपर भी अपडेट फिक्स नहीं हो रही, क्योंकि इनकलाब को आपको पता है ठंड बहुत लगती है। इनकलाब को लाहौर में ठंड लगी थी, तो फिर उन्होंने कहा कि अगर जिस इनकलाब को लाहौर में ठंड लग गई है तो इस्लामाबाद में तो ज़्यादा सर्दी होती है। तो उन्होंने कहा यहाँ तो आगे इनकलाब का नमूनिया हो जाएगा, और कोविड के भी दिन है, अगर नमूनिया हो गया और साथ कोविड भी हो गया इनकलाब को, तो ये तो बड़ा काम खराब हो जाएगा। तो अब ये इनकलाब जो है वो ठंडे मीठे मौसम का इंतज़ार कर रहा है, और ये दुनिया की तारीख का पहला इनकलाब है जो मौसम के मुताबिक अपनी हिकमत अमली तय करेगा, वरना इनकलाब के रास्ते में कोई चीज़ रुकावट नहीं बनती। इनकलाब के रास्ते में ये पहला इनकलाब है जो ठंडे मीठे मौसम में आएगा, ताकि इनकलाब को ठंड ना लगे। अच्छा, तो वैसे मेरी बात सुनिए सदीक, अगर इनकलाब ठंड से डर गया, इनकलाब मौसम से डर गया, तो अच्छा इनकलाब है फिर ये, जिसको मौसम ने डरा दिया। देखिए हमारे यहाँ शादियों का तो हमने सुना था कि ठंडे मीठे मौसम में करनी है, बिस्तरे भी ज़्यादा ना लेने पड़े, गर्मी भी ज़्यादा ना हो, ठंड भी ज़्यादा ना हो, मेहमान आए चलो भुगत जाएं, ठंडे मीठे मौसम में शादी करेंगे। ये इनकलाब पहला है पाकिस्तान की तारीख में जो ठंडे मीठे मौसम का इंतज़ार कर रहा है, और ये अपने आप को मसरूफ रखने के लिए, फेस सेविंग के लिए, अपनी खिफत मिटाने के लिए, और ये ताकत देने के लिए कि पीडीएम अभी भी जिंदा है। ये रिश्ता इंकलाब की बात करें, ठंड की बात करें, हमारे अक्सर कहा जाता है, मर्द हजरात तो बड़ी तनकीद करते हैं खवातीन के फैशन पे, आप लोग भी शायद करते होंगे कि जी खवातीन को ठंड नहीं लगती, खवातीन तो सर्दियों में भी हाफ स्लीव बाजू पहन के बड़ा फैशन करके आ जाती है, ठंड नहीं लग रही, मर्द हजरात ने कोट वगैरह पहना होता है। तो इस इंकलाब से तो हिम्मत खवातीन में है कि वो सर्दियों की शादियाँ अटेंड कर लेती, इनको ठंड नहीं लगती। ये देखिए, अगर आप कमिटेड हो जिस तरह यानी खवातीन फैशन के साथ कमिटेड होती हैं। असल में देखिए, ये कभी भी आवाम को नहीं ला सके, यानी ऐसा आदमी जो परेशान है, जो महंगाई से बेरोजगारी से परेशान है, उसको ये नहीं निकाल सके, क्योंकि एक तो ट्रस्ट नहीं था लोगों को, और ये था कि देखिए आप पहले भी डील करके बाहर भाग गए हैं, सर्दी बहाना है ये। हाँ जी, आपके सिवाय कारकुनों के, जिनके खुद मुझे खोखर बरादरान के ही बंदे ने बताया कि जनाब वो सबसे ज्यादा लोग हम लेकर गए थे, और वो जो फिर दिहाड़ी पर जिस तरह से लेकर जाते हैं लाहौर जलसों में, गुजरावाल जलसे में, पूरे पाकिस्तान से इकट्ठे करते रहे, और उसके बाद वो दिहाड़ी भी फिर नहीं मिलती, बाद में वो मिलते ही नहीं उन बेचारों को पैसे, वो भी इसके लिए मारे मारे फिर फिर अगले जलसे में कम आते नहीं। तो ये तो हाल होता रहा है। तो इनकलाब और ये सब चीजें क्या, ये ऐसी ढकोसले थे, असल में अपने आप को बचाना था। वो देख लेना आज फजलुर रहमान साहब ने क्या कह दिया, उन्होंने कहा कि जी हमें तो काफ लीग ने कहा था, हमें तो चौधरी बरादरान ने कहा था कि हम इसको हुकूमत को गिरा देंगे मार्च में, तो हम इस पे धरना जो है ना हमने लपेट दिया, सर वापस आ गए थे। ये तो हमारा हाल है। वो जिस तरह बच्चा नहीं होता, वो हार जाए जब कहते नहीं, वो देखें जी उसने मुझे कहा था कि वो जो है ना वो अंपायर जो है मेरा साथ देगा, तो विकेट हमें मिलनी थी, वो बाद में अंपायर ही मुकर गया, हम क्या करें। तो वो हिसाब है कि आप तो अपने बलबूते पर कुछ नहीं कर सके, तो अब आप जनाब कभी काफ लीग पर इल्जाम लगा दे, कभी किसी पर लगा दे। और फिर अब आजा साद रफीक ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे आप देख लें कि क्या हाल हो रहा है। जो तहरीक शुरू हुई थी जजेस को कि जी हम तुम पर जिंदगी तंग कर देंगे, तो ये कर देंगे, हम लोहे के चने हैं, तुम्हारे दांत टूट जाएंगे मिचवाने, उसके बाद फिर जनरल्स तक आई। अब हाल यह है कि ख्वाजा साद रफीक साहब ने ख्वाजा आसिफ के वो बिल्डिंग गिराने पर कहा है कि हम लिस्टें तैयार कर रहे हैं अफसरों की, जिसने ये सारा कुछ कर रहा है, तो बाज आ जाओ। यानी जब हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम तुम्हें देख लेंगे। ये चंद दिन तक खाक रूबों तक आ जाएंगे कि जनाब तुम देख लो, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, ये जो तुम बता रहे हो कर रहे हो, ये अब खत्म हो रहा है। अच्छा सदीक, ये जो पीडीएम अब लॉन्ग मार्च को छोड़कर आप देखेंगे ब्रॉडशीट वाले मामले को मुतनाज़ बना रही है, जस्टिस अजमत सईद की जात पे भी बड़े हमले किए जा रहे हैं, ये मामला किस करवट बैठता दिखाई दे रहा है आपको? देखें डॉक्टर साहब, जब अजमत सईद शेख साहब ने फैसला दिया था 20 अप्रैल का, उसके बाद मरियम साहिबा ने 8 ट्वीट किए थे। वो 8 ट्वीट जिनमें मरियम साहिबा ने जश्न मनाया था, इमरान खान को ताने दिए थे, कहा था कि हम कामयाब हो गए हैं। और ये अजमत सईद शेख साहब का जो फैसला था, ये पाकिस्तान की अदालती तारीख का वो पहला फैसला था जहाँ से रसगुल्ले खाने की रस्म का आगाज़ हुआ था। अहाता अदालत में रसगुल्ले खाने की रस्म का आगाज़ उनके फैसले के नतीजे में हुआ था। 20 अप्रैल का जो अजमत सईद शेख साहब का फैसला था, उस पर नून लीग ने रसगुल्ले खाए थे। नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब,
इरफान सिद्दीकी साहब, परवेज़ रशीद साहब, चौधरी निसार अली खान साहब, हनीफ अब्बासी साहब, इन तमाम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में खड़े होकर रसगुल्ले खाए थे। इनके जो अरकान असम्बली थे, इनके जो वफाकी वज़रा थे, उन्होंने 3-3 रसगुल्ले अच्छे वाले जो थे वो इकट्ठे खाए थे। 3-3 रसगुल्ले, आप वो तस्वीरें भी उठा के देख लें। ज़बरदस्ती एक दूसरे के मुंह में वो ठोंसे गए थे रसगुल्ले। इतने ये खुश थे उस वक्त अजमत सईद शेख साहब के फैसले पर। जिस अजमत सईद शेख साहब को आज ये धमकियां दे रहे हैं, आज उनको कह रहे हैं कि ये तो बड़े बायस्ड हैं, ये तो जो है वो अच्छे जज नहीं है। तो मसला ये है, इनको पता है कि अजमत सईद शेख साहब जो पनामा केस सुन चुके हैं, वो इनका कच्चा चटा जानते हैं। अजमत सईद शेख साहब के मुझे रिमार्क्स याद आ रहे हैं, वैसे तो उनके दर्जनों रिमार्क्स हैं, किसी प्रोग्राम में बात कर लेंगे उन्होंने शरीफ खानदान के बारे में क्या क्या रिमार्क्स दिए थे। एक बार उन्होंने रिमार्क्स दिए थे कि हम जो भी आपको डॉक्यूमेंट आपसे पूछते हैं, आप अगली समात पे जो है वो तैयार करके ले आते हैं। ये ना हो कि हम किसी दिन आपसे टाइटैनिक का पूछें, उसके भी आप डॉक्यूमेंट्स बनवा के ले आए। वो शरीफ खानदान का असल में कच्चा चटा जानते हैं कि इन्होंने क्या किया। पनामा केस जिस जिस जज ने सुना हुआ है, उससे बेहतर शरीफ खानदान को कोई ना समझ सकता है, ना जान सकता है, ना पहचान सकता है। क्योंकि जो इन्होंने वाइट कॉलर क्राइम किया है, जिस अंदाज से इन्होंने करप्शन और लूटमार किया है, उन जजेस ने इनके करप्शन का अल्ट्रासाउंड किया हुआ है, पोस्टमार्टम किया हुआ है। वो इनका अंदर बाहर सारा कुछ देख चुके हैं और जानते हैं कि क्या क्या इन्होंने तरीका वारदात अपनाया है इस करप्शन के लिए। इसलिए इनको खतरा है और खदशा है कि अगर अजमत सईद शेख साहब ने दुरुस्त अंदाज में चीज़ें की। और ये मैं भी आपको बता दूं, अजमत सईद शेख साहब के सामने अगर हुकूमती लोगों के नाम आएंगे, उनको भी वो स्पेयर नहीं करेंगे। इतने वो बेहतरीन और ज़बरदस्त जज हैं, वो किसी को स्पेयर नहीं करेंगे। आप देखेंगे जिसका नाम आएगा उसको वो एक्सपोज करेंगे, और अगर जिम्मेदारी फिक्स करनी होगी तो वो जिम्मेदारी भी फिक्स करेंगे उसके ऊपर। ठीक है जी, लास्ट कमेंट में सामा साहब आपका चाहूंगी, पीडीएम के लिए अगले जो 72 घंटे अहम करार दिए जा रहे हैं, इस सिचुएशन में सूरत हाल में हुकूमत क्या सोच रही है? हुकूमत पीडीएम के हवाले से मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं। इमरान खान साहब ने उस पर कुछ मीटिंग नहीं बुलानी, कुछ भी नहीं। यकीन करें, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। सिर्फ ये शहबाज गिल साहब के आप ट्वीट्स देखते रहेंगे, जिस तरह मरियम हा 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 करती थी, अब शहबाज गिल साहब करें हा हा हा, ये हो गया वो हो गया, ये उस लेवल तक बस जवाब वगैरह आते रहेंगे, बाकी कुछ नहीं रहा। लेकिन ये चलता रहेगा, पीडीएम नाम अभी चलेगा काफी अरसा, लेकिन अब वो जो थ्रेट था या कुछ भी था वो खत्म हो गया। नाम ही काफी वाली बात अब नहीं रही है, बस ठीक है, चलता रहेगा। ठीक है, उसामा और सदीक आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आवाम के लिए एक बड़ी खुशखबरी, और वो ये कि चीन से तोहफे में मिलने वाली कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पाकिस्तान पहुंच गई। अब अगले चंद दिनों में मुल्क भर में वैक्सीनेशन का अमल जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। पहले कोविड-19 के खिलाफ जंग लड़ने वाले फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर जो केयर वर्कर्स हैं, उनकी बारी आएगी, और दूसरे मरहले में जो वैक्सीन है पहले 60 और फिर 50 साल से ज़ायद उम्र के लोगों को लगाई जाएगी, और अगले 4 से 5 महीने में आबादी के बड़े हिस्से को ये वैक्सीन लगा दी जाएगी। हुकूमत की जानिब से दर्जा हरारत को बरकरार रखने और वक्त बचाने के लिए सिंध, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान को वैक्सीन तैयारों के जरिए फराहम की जाएगी। वैक्सीनेशन के पहले मरहले के लिए पंजाब में 189 और सिंध में 14 मराकज़ कायम किए गए हैं, और खैबर पख्तूनख्वा की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे 280, बलोचिस्तान में 44 और इस्लामाबाद में 14 वैक्सीनेशन सेंटर कायम किए जा चुके हैं। आज़ाद कश्मीर में 25 और गिलगित बल्तिस्तान में 16 मराकज़ के जरिए वैक्सीनेशन की जाएगी। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के मुआवतर फैसल सुल्तान साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, वार्म वेलकम। डॉक्टर साहब, वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि कोरोना वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, कुछ ममालिक में कोरोना वैक्सीन लगाने से अमवात भी हुई हैं, इसलिए हर शख्स अपनी जिम्मेदारी पे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ये वैक्सीन लगवाएगा। सर, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं इसके? आवाम को वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स से ज़रा आगाह कीजिए, क्योंकि लोग बड़े परेशान हैं कि वैक्सीन अब लगवानी चाहिए नहीं लगवानी चाहिए। चाहिए जी, मेरे ख्याल से उनकी बात शायद वो प्रॉपर्ली या समझ नहीं पाए, या शायद वो प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं हुई। तो बहुत ज़रूरी है कि हम जो इसका बचाव का एलिमेंट है उसको अपने सामने रखें, और हमारे माशरे के लिए मजमूई तौर पे, और हमारे लिए इनफरादी तौर पे, और हमारे ख़ानदान और अपने अजीज़ व अकारिब के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस बीमारी के बचाव में शामिल हों इस वैक्सीन के ज़रिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, किसी भी शख्स को या कोरोना मरीज को अगर ये वैक्सीन लगाई जाएगी, कितनी देर तक ये मौसर रहती है, ये भी ज़रा बता दीजिएगा। अच्छा, इस वक्त तो ये ख्याल किया जा रहा है कि इसके जो असर का जो दौरानिया है वो अच्छा खासा है, कम से कम कई महीने तो ज़रूर है, और ये भी मुमकिन है कि इससे भी बहुत ज़्यादा हो।
तो ये चूंकि ये इवॉल्विंग साइंस है, इसके बारे में बहुत हद तौर पे इसके ड्यूरेशन और प्रोटेक्शन पे बहुत ज़्यादा नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम समझते हैं कि कई महीने है और आपकी जो बीमारी की मौजूदा लहर है इससे बचाव में इसमें वाज़ेह फ़र्क आ सकता है। ठीक है, अच्छा ये भी हम जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान में किन ममालिक की जो वैक्सीन है वो अप्रूव कर दी गई है? जी बिल्कुल ऐसे है कि ये साइनोफार्म वैक्सीन सबसे पहले अप्रूव हुई, एस्ट्राजेनेका साथ ही आगे पीछे हुई, दोनों एक आध दिन का फ़र्क था दोनों में। इसके अलावा एक और जो रूसी वैक्सीन है, आई थिंक वो भी अपने फाइनल मराहिल में है अप्रूवल के। तो इसके अलावा जूं दीगर वैक्सीन्स जो हैं वो सामने आती जाएंगी, जिनके जो नताइज हैं सामने आते जाएंगे, तो उनको हम अप्रूव करते जाएंगे ताकि उनको हासिल करने में, उनके हुसूल में कोई रुकावट ना हो। बस शर्त ये है कि वैक्सीन सेफ़ हो, उसका डेटा ये बताता हो कि ये सेफ़ है और वो अफादियत भी रखती है। अरे डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल जो जहन में आता है कि जिस तरह कोरोना वायरस को हम देख रहे हैं कि अपनी शक्ल तब्दील करता है, म्यूटेट करता है, म्यूटेशन होती है इसमें, तो ये जो वैक्सीन बनाई जाती है तो करंट जो उसकी शक्ल होती है उसके मुताबिक बनाई जाती है। अगर आगे जाके म्यूटेट करता है, म्यूटेशन करता है, तो उसके बाद क्या ये वैक्सीन जो है ये उसके नई शक्ल पर या जो उसकी नए चेंजेस आएंगे, तब्दीली होगी, उस पर भी हम कह सकते हैं कि इम्प्लीमेंट हो सकती है, उस पर भी एप्लीकेबल हो सकती है, या वहाँ पर ज़ाया हो जाएगी? अभी तक तो जो एदाद शुमार सामने हैं इसकी अफादियत के हवाले से, म्यूटेंट्स के सामने जो स्ट्रेन्स हैं, वेरिएंट्स हैं, उसके अभी प्रोटेक्शन चल रही है। ऐसी कोई चीज़ नहीं कि प्रोटेक्शन जो है वो कम हो गई। थोड़ी बहुत तब्दीली लोगों ने देखी कम से कम एक आध वैक्सीन से, लेकिन अभी हम कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि जितने इस वक्त स्ट्रेन्स हैं उनके खिलाफ जो तमाम मौजूदा वैक्सीन हैं वो अपना असर रखेंगी। क्या फ्यूचर में इसमें कोई चेंज आ सकता है? ये मुमकिन है, लेकिन आमतौर पर जब वैक्सीन बनाई जाती हैं तो जो जरासीम का, ये बड़ी साइंटिफिक तौर पे थोड़ी सी गहराई वाली बात है लेकिन मेंशन कर देता हूँ कि उसका जो बड़ा कंजर्व्ड पोर्शन होता है, मीनिंग कि वो हिस्सा जरासीम का जो बहुत ज़्यादा तब्दील नहीं होता, आमतौर पे वैक्सीन उसके खिलाफ डिज़ाइन की जाती है। लेकिन बहरहाल ये एक दौड़ वैक्सीन और वायरस के दरमियान रहती है और जिस पे नज़र रखने की ज़रूरत है। ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब, वैक्सीन भी आ गई, अल्लाह के करम से चंद दिनों में ये मुल्क भर में जो वैक्सीनेशन का अमल है ये भी शुरू हो जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस साल के एंड तक हमारी इस वबा से जान भी छूट सकती है? वबा से इंशाल्लाह जान छूटेगी, लेकिन इस पर एक टाइम स्केल लगाना ज़रा मुश्किल है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगले एक साल में काफ़ी सिचुएशन बेहतर हो सकती है, ख़ास तौर पे वैक्सीन के इस्तेमाल से, और जबकि ये दुनिया भर में जब इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगी तो मैं समझता हूँ कि ये वबा की सूरत हाल बहुत बेहतर हो जाएगी और इसमें बहुत चांस है कि हम नॉर्मल की तरफ वापस आना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और नाज़रीन, इसी के साथ डॉक्टर को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआओं में याद रखेगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।